हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंश में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 30 जो कि हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको समझने से पहले यहाँ पे फैराडे ने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग किया था, उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय संबंधी प्रयोग क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखा है कि फैराडे के प्रयोग के निम्न निष्कर्ष थे, यानी फैराडे ने जो प्रयोग किया था उसके कुछ निष्कर्ष थे, उनको मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे इसके निष्कर्ष को समझ लीजिए, बाद में इसको बताऊंगा कि आखिर इनका मतलब होता क्या है। तो पहला इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को कुंडली के समीप लाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप एक दिशा में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक की गति से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु जब चुंबक के इसी ध्रुव N को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे देखिए, एक चुंबक है यहाँ पे जिसका उत्तरी ध्रुव यानी N ये इधर है, इधर वाला आपका क्या होगा, S हो जाएगा। अब ये जो हमारा चुंबक है और ये एक आपकी कुंडली है, और कुंडली के साथ यहाँ पे ये जो आपका बना हुआ है ये आपका धारामापी है। धारामापी मतलब क्या कि अगर इस कुंडली में कोई भी धारा होगी तो इस धारामापी के द्वारा हम इसको माप लेंगे कि इसमें धारा है या नहीं। जब ये कोई आपकी हिलेगी यानी इसमें जो कोई विस्थापन होगा तो हम समझ जाएंगे कि कुंडली में धारा है। पहले क्या था, यहाँ पे चुंबक रखा था तो इसमें कोई धारा नहीं थी, लेकिन जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की तरफ हम लाते हैं, देखिए यहाँ पे ये एरो बना है, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो इस कुंडली में जो होता है क्या होता है, थोड़ी सी धारा बहने लगती है और इसको हम धारामापी के द्वारा यहाँ पे इसको माप भी लेते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा जब हमारा जो कुंडली है चुंबक के पास पहुँच जाता है, इसी प्रकार से जब इस चुंबक के कुंडली के उत्तरी ध्रुव को हम वापस ले जाते हैं यानी कुंडली से दूर भी ले जाते हैं, तब भी इसमें धारा प्रवाहित होती है जो कि हम धारामापी से मापते हैं। लेकिन इस बार जो धारा होती है वो पहले वाली धारा की क्या होती है, विपरीत होती है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। ठीक है, तो अभी पहले पॉइंट का मतलब ये, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इसमें धारा किस कारण से बहना स्टार्ट हुई थी। फिर पहले हम यहाँ पे इसके निष्कर्ष को तो देख लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष देखिए लिखा है कि इसी प्रकार जब हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव S को कुंडली के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशाओं में होता है। जैसे हमने उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास ले गए थे तो धारा प्रवाहित हुई थी, और उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले गए थे तब भी धारा प्रवाहित हुई थी। इस प्रकार से अगर हम क्या करें, दक्षिणी ध्रुव को अगर कुंडली के पास ले जाते हैं, चलाते हैं यानी गति कराते हैं, तब भी इसमें धारा प्रवाहित होती है जो कि दूसरी दिशा में होती है। और जब वहाँ पर पास जाने के बाद इसको वापस हम इसको कुंडली से दूर ले जाते हैं इस दक्षिणी ध्रुव को, तब भी इसमें धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, दूसरी होती है। तो कहने का मतलब यही है कि कुंडली को जब हम चलाते हैं, या तो फिर कुंडली को यानी चुंबक को कुंडली के पास लाएं या फिर चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएं, दोनों ही कंडीशन में हमें धारा यहाँ पे मिलेगी। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि धारामापी में विक्षेप का मतलब होता है धारा केवल उस समय तक रहती है जब तक कि चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होगी। कहने का मतलब है कि इसमें धारा तभी आएगी जब कुंडली या चुंबक में से कोई एक चीज़ क्या करेगी, गति करेगी। चाहे कुंडली आपकी गति कर ले ये वाली, चाहे आपका चुंबक गति कर ले, दोनों में से किसी एक की गति होनी चाहिए। सापेक्ष का मतलब यही होता है दोनों में से किसी को गति करना पड़ेगा। अगर चुंबक आपका रखा रहेगा, कुंडली भी आपकी रखी रहेगी, तो इसमें धारा नहीं आएगी। ये इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा है यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के समीप लाएं अथवा चुंबक से दूर ले जाएं, तब भी धारामापी में उसी प्रकार का क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। मैंने आपको यही बताया था कि या तो चुंबक को गति कराइए या फिर कुंडली को गति कराइए, दोनों कंडीशन में आपको धारा मिलेगी। लेकिन अगर दोनों को स्थिर कर देंगे यानी उनको रोक देंगे तो आपको धारा नहीं मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में धारा कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न होती है। तो यानी चौथे पॉइंट का मतलब मैंने आपको तीसरे में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद दो पॉइंट और हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आखिर इसमें धारा किस कारण से आ रही है। फिर हम उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन पर आएंगे। पांचवा पॉइंट है कि चुंबक अथवा कुंडली को जितनी तेजी से चलाया जाता है धारामापी में विक्षेप बढ़ जाता है, अर्थात धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब अगर हम चुंबक को कुंडली के पास धीमी गति से ले जाएंगे तो जो धारा होगी वो बहुत ही कम होगी। अगर चुंबक को कुंडली के पास तेजी गति से ले जाएंगे यानी स्पीड में ले जाएंगे तो धारा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मतलब है कि कुंडली और चुंबक के बीच अगर तेजी गति से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे धारा का मान बढ़ जाएगा। तो अगला पॉइंट है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारामापी में विक्षेप बढ़ता है, अर्थात धारा की प्रबलता बढ़ती है। यानी जो
जो कुंडली है उसमें अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो भी धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रयोग जो आपके फैराडे साहब ने किए थे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कैसे क्या हो रहा है, यानी क्यों इसमें धारा उत्पन्न हो रही है कि कुंडली को चलाते हैं तभी धारा होती है अन्यथा नहीं होती है। तो इसको हम अब समझते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो चुंबक आपका होता है उस चुंबक से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उत्तर ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती हैं, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं। इस प्रकार से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से निकलती हैं। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। अब मान लीजिए ये आपका जो चुंबक है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये चुंबक अगर इधर अभी रखा हुआ है तो मान लीजिए इस कुंडली में इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 मिनट बाद देखेंगे तो ये चुंबक का जो आपका है गति करेगा। मान लीजिए इसको गति कराएंगे तो ये चुंबक आपका इधर जाएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपकी क्या होंगी, इसके पास पहुंचेंगी। और गति कराएंगे तो ये और पास जाएगा। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसकी मान लीजिए इस कुंडली के अंदर 2 गई, ठीक है। फिर थोड़ा सा और गति करा के इसके आगे ले जाएंगे, फिर इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। इस प्रकार से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ती जाएंगी कि नहीं बढ़ती जाएंगी। अभी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 2, 4 से इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप चुंबक को गति कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इस कुंडली के अंदर प्रवेश करती हैं। पहले क्षण में मान लीजिए 2 होती हैं, दूसरे क्षण में उसमें 4 हो जाती हैं, तीसरे क्षण में 6, चौथे में 8, फिर 10, इसी तरह बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। तो यानी पहला निष्कर्ष निकला है कि जो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी इनमें क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अगर आपको चुंबक को यहीं रखे रहेंगे तो पहले इसमें क्या होगा, 0 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, रखा रहेगा तो फिर भी 0 होंगी, रखा रहेगा तो 0 होंगी। इसको गति कराने पे क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या बदलेगी, पहले 2 जाएंगी फिर 4 जाएंगी। जितना पास जाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करती जाएंगी। यहाँ पे देखिए अब ये चुंबक जो है इस कुंडली के पास रखा है तो इस कुंडली में पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बहुत सारी होंगी। इस प्रकार से क्या होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी इसमें प्रवेश करे होंगी। अब ये रखा है तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले भी मान लीजिए 8 हैं, अभी भी रखा है तब भी 8 हैं, अभी भी रखा है तब भी 8 है। जब आप इसको रखेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसमें उतनी ही बनी रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। लेकिन जब इसको हम यहाँ पे चलाना स्टार्ट करेंगे इस दिशा में तो पहले क्षण मान लीजिए जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 8 हैं, फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेंगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इसमें 4 हो जाएगी, और आगे बढ़ेगा फिर 2 हो जाएगी। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में या तो बढ़ोतरी होगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में घटोतरी हो, दोनों चीज़ों में से मतलब यही है कि इसमें परिवर्तन अगर होगा तो इसमें धारा बहती है। तो पहला पॉइंट यही निकल गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जिसमें परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बनता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। क्या बनता है दोस्तों, याद रखना होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से परिवर्तन का मतलब है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन तभी होता है जब चुंबक और कुंडली में गति होती है। और कभी भी अगर चुंबकीय फ्लक्स में अगर किसी में परिवर्तन होगा तो समझ जाइए कि उसमें आपका एक चीज़ पक्का बन के आएगी, वो होगा आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने से आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो समझ जाइए कि आपका विद्युत वाहक बल बनेगा। और विद्युत वाहक बल अगर कहीं पर बनता है तो वो एक अपने आप क्या करता है, धारा को क्या करेगा, प्रेरित करता है। तो यानी वहाँ पर एक क्या आएगी, प्रेरित धारा आएगी। और प्रेरित धारा आने के बाद जो चीज़ आपकी निकल के आएगी उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्लियर किया होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो पॉइंट हमने समझ लिया। यहाँ पे देखिए, अगर एस वाला सिरा लाएंगे, इसको यहाँ पे मान लीजिए इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी निकल रही हैं, इस प्रकार से बहुत सारी निकल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें पास जाएंगे तो इसमें भी तो प्रवेश करती जाएंगे। पहले 2 प्रवेश करेंगी, फिर 4 प्रवेश करेंगी, फिर 6 प्रवेश करेंगी। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जब होता है तो वो विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो वो एक धारा को प्रेरित करता है। और आपकी धारा प्रेरित हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण
कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों चुंबक को या कुंडली को चलाने पर ही चुंबकीय फ्लक्स में यानी चुंबकीय तुम्हारा यही जो धारा है आपकी उत्पन्न होती है। इसका कारण यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इसी से आपकी धारा प्रेरित होती है। अगर आप चुंबक को रखे रहेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मान लीजिए इसके यहाँ पे जो चुंबक रखा है यहाँ पे रख दीजिए, मान लीजिए तो इसके अंदर 2 जा रही हैं, 4, 6, 8, 10 बहुत सारी जाएंगी। अब मान लीजिए ये चुंबक यहाँ पे रखा है तो इस कुंडली के अंदर 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब ये रखा है तो अगले मिनट में भी 10 ही होंगी, फिर रखा है अगले मिनट में भी 10 ही होंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन कहाँ हो रहा है? तो रखने से काम नहीं होगा। इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी तो धारा आएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होने से धारा नहीं आएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने से धारा आएगी। यानी कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब इसके आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन को समझते हैं। इसके पहले हमने आपको जो पढ़ाया था वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग था। अब हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो हमने आपको बताया था कि कुंडली या चुंबक इनके में से कोई एक चलना चाहिए तो उसको कहते हैं सापेक्ष गति। यानी दोनों में से कोई एक अगर गति कर रहा है तो वो गति कौन सी होगी? सापेक्ष होगी। तो सापेक्ष गति होगी तो उससे होता क्या है कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हमने कहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा? कुंडली में हमने बताया था कि क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बताया था हमने, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उससे विद्युत वाहक बल बनेगा और इसी विद्युत वाहक बल का कार्य क्या होगा? ये कारण क्या करेगा? इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसी विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन वही हमने कहा था चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें 10 हैं तो 10 ही रहें, चेंज होना चाहिए, तब तक ही कुंडली में क्या होगी? धारा बनी रहेगी, नहीं तभी तक उसमें धारा रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।